नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अब आप ये देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, उसके बाद सीज फायर भी हो गया। पहलगाम का बदला लिया गया या नहीं लिया गया वो तो बात की बात है, लेकिन दो यात्राएं शुरू हो रही हैं। एक बीजेपी की यात्रा है जिसको बीजेपी तिरंगा यात्रा कह रही है, और उस तिरंगा यात्रा में मैंने देवेंद्र फडणवीस को कुछ नारे लगाते हुए सुने थे कि सुन लो पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। इस तरीके के नारे उसमें बीजेपी के तिरंगा यात्रा में लग रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के जय हिंद यात्रा की का सवाल है, तो एक जय हिंद यात्रा हमने देखी थी कि पूरे देश में हुई थी, और उसके बाद अब 20 मई से फिर से एक जय हिंद यात्रा शुरू हो रही है, जहां पर सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग की जाएगी। सीज फायर कैसे हुआ, थर्ड पार्टी का मीडिएशन क्यों हुआ, उस चीज को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है, और वो जिस तरीके से, और साथ में गोदी मीडिया भी है, तो अगर ये दोनों चीजें मिलकर अभी बहुत सारे सवाल हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और किस तरीके से सरकार ने इस पूरे चीज को मैनेज किया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉर जहां तक है उसमें भारत हार गया, या भारत पीछे देखता हुआ निकला है। तो अब इस प्रोपेगेंडा को कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज विंग कमांडर अनुमा आचार्य से बात की जाए, जो कि कांग्रेस की नेता है, प्रवक्ता है, और खुद आर्म फोर्सेस में भी रही हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल ये है कि इस समय दो यात्राएं हैं, एक बीजेपी की तिरंगा यात्रा है और कांग्रेस की जय हिंद यात्रा है। लेकिन जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा इस समय है, अब आप देख लीजिए किस तरीके से आज भी हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि सेना मोदी जी के पैरों में नतमस्तक है। उधर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह ने उल्टे सीधे बयान दिए। तो क्या कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आगे हटकर भी इस पर कोई एक तरीके का कोई कैंपेन इस पर बिल्ड कर सकती है, ताकि इस प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज किया जा सके? जी अनुमा जी। नीलू जी, एक तो जो भी अपमान ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और ऊपर से एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आपने देखा होगा राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जिनका नाम है, उन्होंने तिरंगे से वो अपना मुंह और नाक पोंछते हुए दिखे थे। तो जिस तरह का अपमान वो तिरंगा यात्रा कह के कर रही है, दरअसल बीजेपी का तिरंगा से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें पहले दिन से ही इसके 3 रंग अशुभ लगते थे। सबको मालूम है कि आरएसएस ने इसका विरोध किया था कि 3 रंग का झंडा नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए अपशगुन का है, और इस तरह की बातें की थी। फिर 50 सालों तक उन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया। आज भी ये जो तिरंगा यात्रा की आड़ में आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग माचलपुर मध्य प्रदेश का, वहां से उन्होंने एक जगह से तिरंगा, मेन जो मार्केट में जगह थी उससे तिरंगा हटा के वहां भगवा लगा दिया। ऐसे ही 2 पेट्रोल पंप्स मैंने भोपाल तक पहुंचते हुए देखे, जहां पर तिरंगा लगा होता था बहुत ऊंचा, वहां पर भगवा लगा दिया गया है। तो ये तिरंगा सिर्फ एक आड़ का काम कर रहा है। इनका तिरंगा यात्रा से, तिरंगे से, देश से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ लोगों के दिमाग में भ्रम डालना है। आपका ये सवाल कि कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है, देखिए हम तो इस बार गाँव-गाँव तक जा रहे हैं, हम चौपालों पर चर्चा करेंगे, बताएँगे कि किस तरह से ये सीज़ फायर जो कि हमारी सेनाओं का सरासर अपमान है, और सीज़ फायर किया तो किया, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसकी पहले घोषणा कर दी, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन बाद आते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल ही विश्वास करने के लायक नहीं है, जिसमें कहते हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। भाई ये बताओ, जब हमारी वो जो महिलाएँ थी, अपने पतियों को या अपने पिताओं के लिए गिड़गिड़ा रही थी, तो आतंकवादियों ने सुनी थी क्या? तो प्रधानमंत्री जी आपने क्यों सुन ली उनकी बात? पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहता, लेकिन हमारी सेनाएँ जो विश्व की चौथे नंबर की बड़ी वायु सेना है, 5वें नंबर की सेना है, तो उस समय हम क्यों पीछे हटे? जब वो गिड़गिड़ा रही थी तो आतंकवादियों ने नहीं सुना, तो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भाई साहब हमने सुन क्यों लिया? एक तो बात ये है, ये लोगों तक ये बात पहुंचेगी इस बार। और लोग, मैं एक बात बताती हूँ, देखिए मैं आज विदिशा में आ रही थी, तो एक जगह गोलगप्पे वाला एक भैया खड़ा था और उसी समय आया था, तो मुझे वो फ्रेश गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई। बातचीत में मैंने कहा कि ये अच्छा हुआ लड़ाई बंद हो गई, मैंने ऐसा टोहने की कोशिश की, तो उसने कहा क्या मतलब होता है? जब बंद ही कर देनी थी, ऐसे बीच में रोक देनी थी और पीछे हट जाना था, तो फिर गए ही क्यों थे? सवाल बड़ा जायज़ था, बिना पढ़ा-लिखा लड़का गोलगप्पे बेच रहा है, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि जब ऐसा ही करना था, तो फिर आगे ही क्यों बढ़े थे? क्या हमारा बदला पूरा हुआ था? क्या वो आतंकवादी मारे गए थे? यहाँ एक और सवाल है,
भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी आतंकवादी को जिंदा नहीं पकड़ पाती है। इसकी सरकारों में कोई ना कोई कमी जरूर है, नहीं तो पहले की सरकारें मसूद अजहर को जिंदा पकड़ा था, अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, उससे साजिशें पता चलती हैं। अगर आप किसी को मार के कह देंगे यही वो आतंकवादी था, तो उसके बाद वो लाश से हम कैसे पूछेंगे कि कुल साजिश क्या थी, कहां से आए थे, किसने भेजा था? किसी के कह देने भर से अब वो विश्वास करने का समय नहीं रहा ना। पुलवामा के बाद जिसकी कभी आज तक जांच नहीं हुई, तो कैसे भरोसा करें कि आपने जिनको मारा उन्हीं लोगों ने हमारे बहनों के सिंदूर पोंछ दिए? ये हम कैसे मान लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चलना चाह रही है, जिस तरह से बिहार में खास तौर पे प्रधानमंत्री जी की ओवरऑल में और बैटल जैकेट में फोटो लगा रही है, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, सर्वोच्च कमांडर जो है देश की महिमा महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति जी को तो एक साइड में कर दिया गया। ये कह दिया हमने खुली छूट दे दी है। आप कौन है भाई? जब महामहिम राष्ट्रपति हैं तो खुली छूट देने वाले आप कौन है? और खुली छूट तो कोई देता ही नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सेना को कितना कदम आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। सेना के किसी कोर चार्टर में नहीं लिखा है कि अपने आप सेनाध्यक्ष हमला कर देंगे। हमेशा उसमें आप चार्टर ऑफ ड्यूटीज में देखिए ना, उसमें लिखा है जब देश की सत्ता सरकार ये आदेश देती है तब सेना कूच करती है। तो बहुत साफ लिखा है। अब दिन भर वो खुली छूट का एक झूठ बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है। बीजेपी के जो बहुत ज्यादा समर्थक थे, उनकी पीड़ाएं मैंने सुनी है। मेरा एक बचपन का दोस्त है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं काफी समय सरस्वती विद्या मंदिर जो कि आरएसएस का स्कूल है वहां पर पढ़ी हूँ। मेरे पिता का ट्रांसफर बहुत छोटी छोटी जगहों पे होता था, तो ये स्कूल होता था वहां। और ये प्रोपोगंडा तब से शुरू है, 1970s के साल से शुरू है ये। तो वो दोस्त जो था वो पूरी तरह से इनकी मेंटालिटी का था। लेकिन उसने, मैंने जब एक वीडियो भेजा अपना जिसमें मैंने कहा था कि ये क्यों सीज फायर हुआ, ये बहुत गलत बात है, हमारे सेनाओं का अपमान है, तो उसने मुझे फोन किया, मुझसे 1 घंटा बात की, मुझसे कहा कि वो बहुत व्यथित है, उसे बहुत दुख है। और उस समय मैंने उसको काफी चीजें बताई। मैंने कहा देखिए भाई, हमेशा आप देखिए कि जब भी बीजेपी की सरकार होती है तभी पूरे सेनाओं के अड्डों पर, सैन्य बलों के अड्डों पर तभी प्रहार होता है, तभी आतंकवादी हमला करते हैं, नहीं तो पुरानी कभी सरकारों के समय हुआ ही नहीं। और उसके कारण एक राष्ट्रवाद का जलजला उठता है। तो लोग भी अब समझ रहे हैं। जो आप कह रही हैं कि हम क्या करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बियॉन्ड, हाँ, मध्य प्रदेश में हमने वैसे भी शुरू किया है। और आपने तो देखा था कि जय हिंद यात्रा तो हम निकाल ही रहे थे, शुरू से ही सॉलिडारिटी के लिए निकाल रहे थे, अभी भी निकालेंगे। लेकिन अब हम चौपाल तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उन्हें चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे। और इसीलिए मैंने कहा जैसे कि मैं 15 दिनों के लिए अपने क्षेत्र में हूं और गांव गांव जाने का हमारा प्लान है। और गांव गांव जाके चौपालों पर बैठ के हम लोगों को बताएंगे कि ये सब क्या हुआ और किस तरह से सेनाओं का हमारा अपमान आज की सत्ता कर रही है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, वो अब हो रहा है। और हमारे देश की सेना को एक तरह से साइड लाइन करके एक सेंटर स्टेज लेने की गलत कोशिश की गई, जबकि हम युद्ध के चुनौतीपूर्ण और जीतने की स्थिति में थे। लेकिन अनुभा जी, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और अभी पूछे नहीं गए हैं। और हम किसी क्षेत्रीय दल से तो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है जो कि नेशनल इश्यूज को रेज करती है। और नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा इशू है जिसका कि रीजनल पार्टी से बहुत ज्यादा सरोकार भी नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति पर उसका ज्यादा असर नहीं होता। तो कांग्रेस की ओर जब लोग देखते हैं तो सवाल ये भी खड़े करते हैं कि भाई हमारे देश में कितना नुकसान हुआ जान माल का या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको लेकर पुरजोर तरीके से अभी सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि उसकी कोई आधिकारिक एक पुष्टि हो जाए, चाहे वो राफेल से जुड़ा हुआ वो मामला हो, क्योंकि सब इंटरनेशनल जो मीडिया है वो तो राफेल के गिरने की, फाइटर जेट्स के गिरने की भी बात कर रही है। लोग ये भी बात करने लगे हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर उन्होंने जो हमारी एयर डोमिनेंस है उसको खत्म करने की कोशिश किया। ग्राउंड पर हमारी सेना बहुत अच्छे से लड़ी, लेकिन एरियल डोमिनेंस जहां तक है उसको भेदने की कोशिश की गई है, ऐसी खबरें हैं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में। तो अब इसको लेकर सवाल कैसे खड़े किए जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये सवाल भी खड़े करने वाले नहीं? इसको कैसे हम रेज करेंगे? देखिए, आर-एन-डी के ऊपर सबसे कम अगर किसी ने खर्च किया है तो वो एनडीए की गवर्नमेंट है। मतलब रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया इन्होंने। इसलिए हमारे पास जो मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म पर जो ऑपरेशन की कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है।
आज हम जो परंपरागत वॉर चलता है उसमें तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन जो अलग-अलग चीजें, साइबर कैपेबिलिटी जो हमसे ज्यादा निसंदेह चाइना में है, इसमें कोई शक नहीं रखना चाहिए। इसी के ऊपर कोई देशद्रोही बोलना शुरू कर दें तो आपकी बेवकूफी होगी कि आपको पता है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और आप उसकी बात कर रहे हैं। तो साइबर स्पेस यहाँ पर और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहां पर हम थोड़े उस सेना हमारी उस तरफ नहीं है, क्योंकि R&D में आपने पैसे ही नहीं खर्च किया। सबसे बड़ी चीज है कि आप रिसर्च करवाते, डेवलपमेंट होता, तब तो कोई चीज हमारी आगे बढ़ती है। हम तो कन्वेंशनल वॉर पे ही हैं। दूसरी चीज, कन्वेंशनल वॉर पर भी हमारे पास आज 12 से 13 स्क्वाड्रन्स की कमी है। जब एयर चीफ मार्शल अमरजीत सिंह आज से कुछ समय पहले कहते हैं कि हमें टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए हमें और भी एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो उस समय उनको इस तरह से ट्रोल किया जाता है कि उसके बाद एयर मार्शल ने कुछ बोला ही नहीं, एयर चीफ मार्शल ने, वो बिल्कुल चुप हो गए। तो आप सेनाओं को सन्नाटे में डालकर, उनकी आवाजें बंद करके, वो तो डिसिप्लिन है, वो तो हमेशा सेना की सरकार की तरफ होते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर सेना को लचर कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जनता को हम बता रहे हैं कि किस तरह से अग्निपथ स्कीम ने सेना की नफरी यानी कि संख्या बल में 1,80,000 रुपए लोगों तक की कमी कर दी है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का जो एक प्रोपोगेंडा पूरा जो चलता है, और वो खासतौर पे जो चैनल चलाते हैं, मुख्य धारा के चैनल चलाते हैं, उससे जो गांवों तक खबर पहुंचती है वो वैसी पहुंचती है जैसा कि सरकार बताती है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बार बार कहते हैं कि इंडिजिनस सब बना रहे हैं। जो मोदी सरकार के आने के बाद से कुछ राइफल्स, कुछ इस तरह के गन्स वगैरह बनी हैं, जिसको एक बार का सप्लाई ऑर्डर आया, दोबारा हमको रिपीट ऑर्डर ही नहीं आया। और उसके पहले जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमको मिलती थी ना, तो हम लोगों ने यहाँ मिग-21 बनाए हैं, एचएएल ने बनाए हैं, हमने यहाँ मिराज 2000 बनाए हैं, उसका अपग्रेड बनाया है हमने यहाँ, हमने सुखोई 30 बनाया, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास थी और हमने रशिया से जहाज खरीदा था। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ खरीदते थे, इसलिए हमारी सेनाएं इतनी पावरफुल चौथे नंबर की बन सकी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से संख्या में हमारे एयरक्राफ्ट उतने ही रहे जितने पहले थे। कुछ एक आधा स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्ट की जरूर आई है, जो कि 1993 का प्रोजेक्ट था, और चलते 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 उसको 2007 में हमने डिस्प्ले किया था एरो इंडिया शो में। तो हम लोगों को ये बता पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हमारी सेनाओं को दूसरे फ्रंट्स पर, शौर्य के फ्रंट पे तो हम आगे हैं, हम अपने एयरक्राफ्ट के नंबर के फ्रंट पर आगे हैं, एयरक्राफ्ट की क्वालिटी के उस पर आगे हैं। लेकिन जो हमें और सपोर्ट मिलना चाहिए, साइबर स्पेस में हमको एक पीछे से बैकअप सपोर्ट मिलना चाहिए। जो आजकल मल्टी जो लेवल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर बाकी सेनाएं लड़ रही हैं, खासतौर पे चीन की बात करूंगी मैं, तो उस पे हमको अभी भी वो सिद्ध हस्तता नहीं मिली है, क्योंकि सरकार ने उस पर खर्च करना मतलब उसको सोचा ही नहीं कि इस डायरेक्शन में खर्च किया जा सकता है। सरकार ज्यादा खर्च क्या कर रही है, विज्ञापन देने में, जिससे मोदी जी का नाम चमके, जिससे लोगों तक केवल ये बात ही जाए कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन लोग फिर भी सवाल तो पूछ रहे हैं सीज लेकिन फायर। ये जो तिरंगा यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है, इसका औचित्य क्या है, लॉजिक क्या है? क्योंकि जब सवाल बहुत सारे हैं, तो इस बीजेपी की तिरंगा यात्रा का मतलब क्या है? चलिए, जय हिंद यात्रा में तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने सेना से सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की, और साथ में अब आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों हुआ, थर्ड पार्टी का मीडिएशन क्यों हुआ, सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। आप लोग के सीडब्ल्यूसी में भी इस सवाल को खड़ा किया गया कि भाई अब हम ये सवाल पूछेंगे। लेकिन बीजेपी किस बात का, जो तिरंगा यात्रा है वो किस लिए निकाल रही है? आपके हिसाब से क्या उनको, आपको लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी लोगों के दिमाग में भी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगी है, जो लोग पूरी तरह भक्त थे उनके भी। अब उस क्रेडिबिलिटी को कैसे दोबारा उस लेवल तक लाया जाए, बीजेपी के सभी लोगों के सामने ये सवाल मेन सवाल है, जिसके कारण तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री भी पहले आदमपुर बेस में गए, ये दिखाने की सारे सैनिक और लोग उनके साथ हैं, भाई उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जाएंगे और सेना के लोग बोलेंगे जाओ अब यहाँ से निकल जाओ, कर नहीं सकते ना। हमारा जो मैंने आपको बताया कि संविधान ही उस तरह से बना है कि नेहरू जी ने जिस तरह से प्रशासन को, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सेनाओं के साथ इस तरह से एंटेंगल किया था कि कभी हमारे यहाँ सैन्य विद्रोह नहीं हो सकता, तो सेनाएं तो स्वागत करेंगी ही। लेकिन उस खोई हुई क्रेडिबिलिटी को दूसरों के सामने क्या दिखाना है कि नहीं, मोदी जी बहुत शूरवीर थे, उन्होंने खुद जिता दिया और उनका निर्णय था, इसलिए सेना पाकिस्तान घुटने के बल झुक गया।
ये सब दिखाने का प्रोपेगेंडा है। और आप जानती हैं जय हिंद यात्रा को तो कोई माइलेज मिलेगा नहीं, मीडिया तो दिखाएगा भी नहीं। हमारी चौपालों पे जो बातचीत होगी वो भी नहीं मीडिया दिखाएगा, मीडिया तो सवाल पूछता ही नहीं है। मीडिया तो मोदी जी के बिल्कुल चरणों में बैठा हुआ है, सेना और देश नहीं, मोदी जी के चरणों में केवल देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है वो बैठा हुआ है, जिसके कारण ये तिरंगा यात्रा सिर्फ मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने की कोशिश है। और मीडिया के जितने लोग हैं वो चारणों की तरह इतनी अभ्यर्थना करेंगे जिससे कि लोग ये समझने लगे कि नहीं नहीं शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन वो सवाल फिर से कि आतंकवादी कहां गए, हमारी वो 26 लोगों का हमने बदला लिया क्या, हमने सीज फायर क्यों कहा किया, ये सारे सवाल तो अपनी जगह बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं और उनसे मोदी जी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा चलती रहेगी, उनके बैनर पोस्टर लगते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के वो क्रेडिबिलिटी अगर वो पा लेंगे तिरंगा यात्रा से, ऐसा वो सोच रहे हैं, ये उनका नहीं, बहुत बड़ा उनके दिमाग आप का भ्रम। कितनी आश्वस्त हैं कि जो आप लोग यात्रा निकालेंगे या आप जिस तरीके का आपने कहा कि हम डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो क्या कांग्रेस वाकई में लोगों को कन्विंस कर पाएगी इन सारे सवालों से? और क्योंकि हमेशा ये लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा भारी पड़ जाए। नहीं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा भारी तो पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा का पूरा विज्ञापनों में पलने वाला और उनकी ही बात सुनता है, इस कारण से उनका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग इतने ज्यादा भक्त थे वो मीडिया के पूरे प्रोपेगेंडा के बाद भी आज ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई सीज फायर किया क्यों, सेना जब इतनी आगे बढ़ गई थी तो आप वहां से रुके क्यों, लौटे क्यों, ट्रंप के कहने पर क्यों, ये तो सवाल गांवों में आ रहे हैं आजकल। तो अगर गांव के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये भारी वारी नहीं पड़ने वाला है कोई प्रोपेगेंडा। देखिए, हर प्रोपेगेंडा की, हर तानाशाह की, हर ऐसी रिजीम की एक मियाद होती है। वो मियाद आज आए, आज के 5 साल बाद आए, लेकिन लोगों के दिमाग में तो समझ में आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी सिवाय राष्ट्रवाद के जलजला उठे बगैर सरकार नहीं बना सकते। जब जब उनकी लाइन ऐसी धूमिल होती है तब तब देश में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना होती है। इन संयोगों के ऊपर कभी हमको जरूर सोचना चाहिए कि ये संयोग बार बार कैसे होते हैं कि मोदी जी की छवि गिरती है और हमारे देश में एक ऐसी लोमहर्षक घटना हो जाती है जिसमें सेनाओं का फिर हमको इस्तेमाल करना होता है और पूरा देश एक साथ, विपक्ष एक साथ मोदी जी की सरकार के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। इन संयोगों पर बहुत से लोगों को बहुत बार सोचना होगा और जो आम जनता है वो इस पर सोचने लगी है। एक आखिरी सवाल चलते चलते अनुमा जी कि आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज उनको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और जगदीश देवड़ा साहब ने ये कहा कि देखिए पूरे देश की जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि मीडिया से बात करके कि अरे मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, मेरी भावना ये नहीं थी। क्या कहेंगे उस बयान पर? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का जो बयान था उसके ऊपर और खासतौर पे विजय शाह के बयान के ऊपर मैंने कल से बीजेपी के प्रवक्ताओं को चोरी और सीनाजोरी करते देखा है। विजय शाह के केस में वो एक सारे के सारे प्रवक्ता एक सुर से अलाप रहे हैं कि ये सब जुडिस है, इस पर बात नहीं करेंगे। और देवड़ा के ऊपर वही कह रहे हैं जो देवड़ा ने कहा, तोड़ा मरोड़ा गया है। कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, सबने साफ देखा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये सोचा है कि इस पर हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हम उलट के उटपटांग बातें करेंगे, आक्रामक हो जाएंगे और उसके कारण लोग बाग हो सकता है कि सोचेंगे कि हम इतना आक्रामक हो रहे हैं तो कोई बात सही होगी। असल में ये ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी बीजेपी अपना रही है। लेकिन सच तो यह है कि अगर छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में लोगों के सवाल वही हैं कि सीज फायर क्यों किया, तो ये मंत्रियों के बयान तो बहुत ही घृणित हैं ही, निंदनीय हैं ही, लेकिन ये सवाल जमीन के अंदर आ चुका है, लोगों के समझ में आ चुका है और मिट्टी के अंदर भी है। तो इन सब के इन बयानों पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे मोदी जी इतने अच्छे हैं कि जो जितनी गंदी गाली देता है उसको उतना बड़ा प्रमोशन मिलता है। जैसे अनुराग ठाकुर को, जैसे रमेश बिधूड़ी को, जैसे ही उन्होंने एक मुस्लिम सांसद के ऊपर भद्दी टिप्पणियां की, उन्हें असंसदीय शब्द बोले, उसके बाद उन्हें राजस्थान का चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वैसे भी बेचारों को बोलने के लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, सारा प्लेटफॉर्म तो मोदी जी हथिया के बैठे हैं।
जो थोड़ा बहुत बचता है तो यहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने हथिया लिया है। तो अगर एक वायरल होना है, चाहे गंदे तरीके से वायरल हो जाए, बहुत सारी ऐसी एक समय बी ग्रेड की हीरोइनें होती थी जो ऐसे जवाब सवाल कर देती थी जिसके कारण वो प्रचलित हो जाती थी, बहुत ज्यादा उनका प्रचार हो जाता था। हमने बहुत से ऐसे बयान सुने हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन उस तरह से उनका नाम बहुत देश के लोग जानने लगे थे। तो ऐसे ये नेता जिनका नाम आपने सुना था पहले, विजय शाह का नाम आपने इसके पहले सुना था, जगदीश देवड़ा यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और आप दिल्ली में बैठी हैं, मैं तो मध्य प्रदेश की हूँ, मुझे जानना पड़ेगा, लेकिन आपको ये नाम कैसे पता चले? क्योंकि इन्होंने ये भद्दे बयान दिए। तो ये भद्दे बयान वायरल करा के ये मोदी जी के सामने अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि सर हम भी बोल रहे हैं, हमारी तरफ देखो, हमको भी केंद्र में कहीं ले लो, अपनी शरण में ले लो। शायद ये वो उनका एक तरीका होगा। तो इनके भद्दे बयानों के ऊपर हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। देश की वो शुचिता, वो सेनाओं की अस्मिता, वो सब बीजेपी ने धूल में मिला दी है। तो ये तो उम्मीद ही मत रखिए कि बीजेपी इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी। हम इस सच के साथ जिएंगे कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा लोगों के सामने आ रहा है और लोग इसके बारे में समझदार होते चले जा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।